लेकिन डॉक्टर कफील के परिवार के लोगों ने भी उन सामाजिक संगठनों के आह्वान को नज़रअंदाज करके अपना पता नहीं क्या उनके मन में था, राहुल गांधी जैसे लोग जब उनके घर पर जाने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी लगा होगा कि हम कुछ हैं, तो उन्होंने भी कुछ न कुछ गलत कदम उठा दिए। डॉक्टर कफील के घर वाले भी उलझ गए मेंटली, इसीलिए उन्होंने सही फैसला नहीं लिया। और आज जो लोग बंद हैं उनके घर वाले उलझे हुए हैं और लोग वो किसी पर भरोसा कर लेते हैं। योगी जी स्थानीय स्तर पर उन्होंने भी बड़े दंगे फसाद, मार धार, अटैक, गुंडागर्दी, उनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं इस तरह के। तो वो आदमी जिद्दी किस्म का है, उसको ये लगा कि इसने मेरे को चैलेंज कर दिया, तो फिर उसने छोटा मोटा बहाना बनाया और अंदर करवाया। अगर आपने एनएसए अपराध को रोकने के लिए बनाया तो फिर अपराधी तो खुलेआम पत्रकार को गोली मार रहे हैं, अपराधी तो खुलेआम पुलिस को गोली मार रहे हैं, जो कि कानपुर में हुआ और अभी गाजियाबाद में हुआ। और अपराधी खुलेआम में जो हुआ है उस पर अभी भी गोदी मीडिया को एक भी डिबेट नहीं करेगी, क्योंकि अपराधी बेलगाम है और ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। डॉक्टर कफील का मामला पेचीदा जो हुआ, डॉक्टर कफील ये पहली बार जेल में नहीं गए, आप लोगों के संज्ञान में होगा, ये दूसरी गिरफ्तारी है उनकी। पहली गिरफ्तारी के समय ही मुस्लिम संगठनों ने डॉक्टर कफील के परिवार को समझाने बुझाने की कोशिश की थी और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देने का आग्रह किया गया था। डॉक्टर कफील पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उससे समाज को बहुत कुछ मिलना था जिससे अभी समाज वंचित है, पूरा देश वंचित है। कोरोना काल में भी बहुत लाभ मिलना था। लेकिन डॉक्टर कफील के परिवार के लोगों ने भी उन सामाजिक संगठनों के आह्वान को नज़रअंदाज करके अपना पता नहीं क्या उनके मन में था, राहुल गांधी जैसे लोग जब उनके घर पर जाने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी लगा होगा कि हम कुछ हैं, तो उन्होंने भी कुछ न कुछ गलत कदम उठा दिए। वो गलत कदम असंवैधानिक नहीं था या कोई गैर कानूनी नहीं था, लेकिन सरकार को उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से चैलेंज किया। योगी जी के विषय में शुरू से ये बातें हैं, आपको लोकसभा में वो रोता हुआ सीन आपने देखा होगा योगी जी का, तो वो यूं नहीं रो रहे थे। स्थानीय स्तर पर उन्होंने भी बड़े दंगे फसाद, मार धार, अटैक, गुंडागर्दी, उनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं इस तरह के। तो जब आप ज़्यादा लोगों को छेड़ेंगे तो आपके विरोधी भी बढ़ जाएंगे, ये नेचुरली है। तो उनके विरोधी बढ़ गए थे तो वो भी भयभीत हो गए कि कहीं मेरा भी नंबर न लग जाए। तो वो आदमी जिद्दी किस्म का है, उसको ये लगा कि इसने मेरे को चैलेंज कर दिया, तो फिर उसने छोटा मोटा बहाना बनाया और अंदर करवाया। और अंदर करवाने के बाद एक माहौल आपको पूरे देश में पता था। केवल डॉक्टर कफील तो हत्थे चढ़े नहीं हैं, बीसियों स्टूडेंट, छात्र, जेएनयू, एएमयू और जामिया मिल्लिया, मैं कहता हूँ बीएचयू के भी कई छात्र उसमें हैं, पता नहीं चल पा रहा, जो गिरफ्तार किए गए। वो एक मौका सरकार को मिला, अवसर। वो जब कोई संकट आता है तो उसको अवसर में बदलने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव कहते रहते हैं। कोरोना को भी उन्होंने अवसर में बदल दिया, तो सीएनआरसी को भी अवसर में बदल दिया। जिसके ऊपर करना था तो पकड़ लिया साहब, उसी को जामिया में क्यों प्रोटेस्ट हुआ, चलो इसको गिरफ्तार करो, जेएनयू में क्यों हुआ, इसको पकड़ो, एएमयू में क्यों हुआ, इसको पकड़ो। तो डॉक्टर कफील अकेले नहीं है, उसमें कई लोग हत्थे चढ़ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में रास्ते सारे बंद किए जा चुके हैं और विपक्ष जो है वो बिल्कुल प्रभावहीन है, विपक्ष में कहीं कोई तेवर और कलेवर नहीं दिख रहा। तो अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप न्यायालय में अपनी गुहार लगाएं। न्यायालय में डॉक्टर कफील की तरफ से भी और तमाम लोगों की तरफ से लोग गए हुए हैं, प्रोसेस चल रहा। हम लोग न्यायालय से ही मांग कर रहे हैं। एक अफवाह आप देखिए हो क्या रहा, जिस मीडिया को हम अपनी मीडिया कहते हैं, आपने बहुजन मीडिया शब्द सुना होगा, बड़ी उम्मीद जगी थी कि ये मीडिया इस तबके के पॉजिटिव न्यूज़ को चलाएगी, लेकिन लोगों ने वही जो गोदी मीडिया पर आरोप था वो कहीं ना कहीं अब न्यूज़ है, आप देखें फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, और जितने हमारे बहुजन मीडिया के नाम से मैदान में आए हुए हैं पोर्टल, वो सब डॉक्टर कफील रिहा हो गए तो सुबह मिलेगी अच्छी खबर, तो दोपहर में मिलेगी अच्छी खबर, तो शाम में ये होने वाला, आज तो योगी को ये हो गया, कल तो मोदी को। अरे नहीं साहब, इससे वातावरण बिगड़ रहा। आप प्रभाव क्या पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ रहा। इससे देखिए, एक तो विश्वसनीयता कम हो रही है और अपनी विश्वसनीयता भी बचानी चाहिए, आप तमाम लोगों को बचानी चाहिए। दूसरे ये कि पॉजिटिव न्यूज़ दीजिए,
कानों को खड़ा रखिए। अब क्या हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पल पल की खबर होनी चाहिए। डॉक्टर कफील की वकील ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, क्यों डेट दिए जा रहे हैं, क्यों तारीख पर तारीख हो रहा, क्या इसके आगे कोई रास्ता है क्या लीगली, एनएसए है क्या, एनएसए कब भारत में आया, किसने कानून बनाया, कब कब संशोधन हुआ और इसका दायरा क्या क्या है, कहाँ कहाँ अपीलें की जा सकती है, पूरा प्रोसीजर है। उस पर डिस्कशन की ज़रूरत थी। मैंने एक बार कहा नेशनल चैनल में कि विपक्ष जो है अब तक एनएसए पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही, इसलिए कि एनएसए बना जो है वो इंदिरा गांधी के ज़माने में बना और इसको कानूनी जो मैंने ये मिला वो नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तब उन्होंने मोहर लगा दी, दस्तखत कर दिया, वो एनएसए बन गया। लेकिन बहस अब हो रही है, वो भी गलत हो रही है। केवल एक पक्ष को आप मत अमेठिए। विपक्ष खामोश इसीलिए हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये लगता है, जैसे यूएपीए की बात आई तो कांग्रेस के राज में बना था, उसको मोदी सरकार ने और अमेंडमेंट कर करके धारदार बना दिया। इस तरह से मामला हो रहा, तो बहस ज़रूरत है। एक सिर्फ डॉक्टर कफील पर हम क्यों करें, डॉक्टर कफील रिहा हो जाएंगे, मसला खत्म होगा क्या? बहस व्यापक होना चाहिए कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, 72,000 से अधिक नौजवान टाटा पोटा यूएपीए और एनएसए जैसे कानून में SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सब के सब जेल में बंद और 10 साल 5 साल के बाद उसको कहा जाता है ये तो निर्दोष है, कोई दोष ही नहीं है। बहस इस पर हुई नहीं। भाई वो जो 10 साल जेल में रहा और फिर अगर आपने उसे निर्दोष साबित किया तो भाई 10 साल उसको जेल में क्यों ले गए? उस 10 साल का फिर मैंने हर्जाना खर्चाना दंड किस पर होगा? कौन सा वो पदाधिकारी था पुलिस का जिसने इस पर फर्जी मुकदमा लगाकर इसको 10 साल जेल में रखा? इस पर बहस होती नहीं। बेचारे इतनी बड़ी दाढ़ी लेके हम लोग 20 साल 25 साल हो गया साहब, नौजवान गया बुढ़ा आया, बहस नहीं हुई। हम डॉक्टर कफील को रिहा करो, डॉक्टर व्यापक बहस की ज़रूरत है। अब फिर डॉक्टर कफील को आज डेट मिल गया, अब तारीख पर तारीख 31 तारीख बताई जाए, फिर 31 तारीख आप देखेंगे, फिर तारीख मिलेगी। तो सरकार की मर्जी से एनएसए में क्या है कि सरकार 3-3 महीने उसको बढ़ाती चली जाएगी और 1 साल तक वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में या फिर न्यायिक बोर्ड में आप अपील करेंगे। तो जो न्यायिक बोर्ड में अपील करने की बात है तो हमारे लोग वहाँ जा ही नहीं रहे। हमारे लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ बोलकर अपना नंबर बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, कौन जाएगा? जिनके पास संसाधन है वो खामोश है। एक छोटा सा मैटर है, मैं बता दूं, जामा मस्जिद का एक लड़का अभी CA NRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो गिरफ्तार हुआ है और उसे भी जमानत नहीं मिली है। तो उसका गार्जियन बड़ा भाई मेरे पास आया था, मैं महमूद पराचा साहब के बाद भेज दिया। महमूद पराचा साहब ने उनको सलाह दिया कि पहले तुम मोर्चा निकालो। देखिए मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, एक बड़े वकील हमारे बड़े भाई हैं। अब मुझे ये लगता है कि आप इतने बड़े वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में हमारी वकालत करते हैं, आप कहते हैं मोर्चा निकालो। इस कोरोना काल में हम मोर्चा निकाल सकते हैं क्या? मोर्चा मतलब समझ रहे हैं ना, जुलूस, इनकलाब जिंदाबाद। अरे साहब एक लड़का नहीं है, आप मोर्चा किसका किसका निकालेंगे? जामिया से 50 बच्चों को आपने उठा लिया, ओखला से उठा लिया, सब जहां चाह रहे हैं आप उठा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं। आपने सैफी का हाथ पैर तोड़ दिया ना साहब, तो हम मोर्चा निकाल के मसला हल कर लेंगे। हमें एक बड़े बहस, एक एंगल बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो कानून है जो मानवता के विपरीत है, इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी का वायलेशन हो रहा। केवल ये नहीं कि आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेशन हो रहा, बल्कि ह्यूमैनिटी जो आप मैं बात करते हैं मानव अधिकार की, तो कौन से मानव अधिकार की बात करते हैं? एक पुलिस वाला किसी भी गलती पर आप मेरा दोनों पैर तोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए हमको खत्म कर दीजिए, ये मानव अधिकार का हनन नहीं होगा? तो ये क्या मतलब, किस तरह से आप इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। एक एक आर्टिकल पर दोबारा बहस हो कि आखिर ये क्यों आपने बनाया, किसके लिए बनाया। अगर आपने एनएसए अपराध को रोकने के लिए बनाया तो फिर अपराधी तो खुलेआम पत्रकार को गोली मार रहे हैं, अपराधी तो खुलेआम पुलिस को गोली मार रहे हैं, जो कि कानपुर में हुआ और अभी गाजियाबाद में हुआ। और अपराधी खुलेआम में जो हुआ है उस पर अभी भी गोदी मीडिया को एक भी डिबेट नहीं करेगी, क्योंकि अपराधी बेलगाम है और ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो फिर गोदी मीडिया आप लफ्ज कहते हैं, मैं कहता हूं कि पॉजिटिव बात कीजिए। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया में अब मामला कुछ गड़बड़ चल रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक तबका है जिसको शुरू से, अभी सरकार कांग्रेस की आएगी आप देखेंगे इनके सुर बदल जाएंगे। ये सिर्फ सरकारी मीडिया कहिए, जिसकी सरकार उसी की भक्ति ये करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार संवैधानिक रास्ते पर चले, ये संभव नहीं होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका बनाई गई है और अपोजिशन लीडर को एक अधिकार दिया जाता है, लीगल पावर उसको है, संवैधानिक अधिकार है। तो
आज दुर्भाग्य मेरे देश में क्या हुआ, एक तो विपक्ष को बहुत कमज़ोर कर दिया गया, उसकी तादाद कम कर दी गई, इतना अपार बहुमत से सरकार बन गई। और दूसरा दुर्भाग्य है कि विपक्ष को ये ऐसा फंसा दिया गया हिंदुत्व के एजेंडे में कि अगर सरकार के खिलाफ वो बोलेगी तो उसको हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अब विपक्ष सख्ते में है, चाहे आप स्टेट में चले जाओ चाहे केंद्र में चले जाओ, विपक्ष सोचती है अगर मैं कुछ बोला तो मुझे तो हिंदू विरोधी बना दिया जाएगा। आप बयान देख लीजिए, राहुल गांधी के सारे बयान पर हिंदू विरोधी बयान बताया जा रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही, जो लोग जो अंदर हैं जेल में CNRC के प्रोटेस्ट करने वाले लोग, जिन पे सब पे NSA लगा हुआ, किसी पे UAP लगा हुआ, क्या वकील कमज़ोर हैं या फिर वो लोग चाहते नहीं कि इनको बाहर निकाला जाए? आखिर मकसद क्या? सर रातों रात तो सुनवाई होती है, क्या जमानत हो सकती? नहीं, NSA में भी जमानत होगी। मैं बताया ना कि जो लीगल बोर्ड है वहाँ अपील करनी पड़ती है। आपने जो प्रश्न किया कि क्या वकील कमज़ोर है, पैरवी सही नहीं हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मेरा ये मानना भी है और मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, वकील भी राजनीति कर रहे हैं ज़्यादा, और वकील जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में सारे केस को ख़राब करने में लगे हुए हैं। आप देखो कि रस्तोगी वकील कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 10 लाख उसका एक हेयरिंग का चार्ज हो गया। एक ऐसा वकील हमको बताओ जो हम लोगों का मुकदमा लड़ रहा, मैं बता रहा हूँ, इशारे में समझ लो, धर्म का नाम नहीं लेना, इस तरह के पीड़ितों का मुकदमा लड़ने वाले वकील का नाम बताओ, उसकी फीस क्या है। आज भी वो माइलेज लेने में, अपने अंदर आप क्वालिटी डेवलप कीजिए। हर का एक अलग मैदान है, पॉलिटिकल मैदान अलग है, लीगल मैदान अलग है, सोशल मैदान अलग है, बिजनेस का मैदान अलग। अब एक बिजनेसमैन बिजनेस भी करे, नेतागिरी भी करे, समाज सेवी भी बन जाए तो उसका दुकान ठप हो जाएगा, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। नहीं सर, इस देश में तो आधे घंटे में जमानत मिली है ना, सलमान खान को आधे घंटे में जमानत मिली है। रस्तोगी ने दिलाया था, मैं यही तो कह रहा हूँ। लोग वकील सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या होता है कि वकील भी ढूंढने जाते हैं मुसलमान, और हमारे मुसलमान वकीलों में एक बीमारी आ गई, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बोल ही दिया, फिर भी ये बीमारी आ गई कि उनको भी राज्यसभा MLC जाने का इतना मज़ा है कि वो भी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। लाशों पर अगर राजनीति न करते, ईमानदारी से वो अपने पेशे का अगर निर्वहन करते तो बहुत सारे इनोसेंट लोग अभी बाहर होते जो निर्दोष हैं। अगर किसी पर दोष सिद्ध है, अगर मुझे कैमरे में कैद आपने कर लिया है किसी को मारते पीटते, तो भाई मेरी तो ज़मानत नहीं हो सकती है। लेकिन अगर निर्दोष हैं तो बिल्कुल ज़मानत हो सकती है। लेकिन जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और घर वाले देखिए जिनके साथ बीतता है ना, आपको नहीं याद होगा, शायद याद होगा, मुझे जब 8 घंटे बैठाया गया था तो मेरे घर वालों की हालत क्या थी वो मैं जितना जानता हूँ दूसरे नहीं जानते हैं। घर वाले ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। मुझे भी जाकिर नगर थाने में 8 घंटा बैठाया गया था। तो घर वाले क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। डॉक्टर कफील के घर वाले भी उलझ गए मेंटली, इसीलिए उन्होंने सही फैसला नहीं लिया। और आज जो लोग बंद हैं उनके घर वाले उलझे हुए हैं और लोग वो किसी पर भरोसा कर लेते हैं। कोई भी वकील हमदर्दी जताया, उन्होंने भरोसा कर लिया, मैं लड़ लूँगा तुम्हारा मुकदमा, मैं करूँगा ये काम, मैं ज़मानत करवा दूँगा, और ये है एक प्रोग्राम करा दो, एक ये करा दो, एक पोस्टर छपवा दो, मेरा एक नाम करवा दो, एक बोर्ड लगा दो, मतलब ये चीज़ हो रहा। अरे आप काम कर दीजिए साहब, लोग हमेशा नाम लेंगे, काम वाले का नाम खुद हो जाता है। आज क्या कारण है कि भारत में जितने भी टिपिकल केसेस आ रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग खास करके वो रस्तोगी को ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों खड़ा कर रहे हैं? सचिन पायलट ने भी उसी को खड़ा किया, ठीक है, इसलिए कि उसके अंदर एक क्वालिटी है कि जिस मुकदमे को लेता, देखिए दौड़ा दिया ना, कोई मामला उस केस में कोई दम है, उलझा दिया। वो 3 दिन करके अशोक गहलोत सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये उसके वकालत की कला है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर। हाँ, और हम कहाँ पकड़ते हैं? हम पकड़ते हैं कि हमारे बहुत हमदर्द जो होंगे कौम के, अगर वो आ जाएंगे तो मेरा मसला पैसा उतना ही चला जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते जाता है। और हमारी तंजीमों में भी मैं डरता नहीं हूँ। मैं एक बात बता दूँ, हमारी जो जितनी भी मिली तंजीमें हैं, खुदा लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, समाज को सामने रख के अगर वो लड़े मुकदमा, देखिए जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप लड़ती है, और जब वो सही वकील को रख के सही नहज पे काम होता है तो कई बार आप खबर पर सुनते होंगे कि ज़मानतों का दौर आया और वो जमीयत उलमा अरशद मदनी साहब की मदद से हुआ। तो लड़ाई जब पॉजिटिव लड़ेंगे ना आप तो कामयाबी मिलेगी, नेगेटिव लड़ेंगे तो आपको नाकामी मिलेगी। हमारी लड़ाई में भी कहीं ना कहीं कमी है। लास्ट सवाल कि जिस तरीके से डॉक्टर कफील को लेकर सोशल मीडिया पर चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है, ये जब CNRC का हुआ था तब भी हुआ था। हमारे यहाँ चंदाखोरों का गिरोह है,
लोगों को? मैं समझ रहा हूँ। हमारे यहाँ चंदाखोरों का भी एक गिरोह है, वो हर मामले को जो चंदा की तरफ मोड़ देती है। ऑनलाइन चंदा हो जाएगा, मैं लड़ रहा हूँ जी, मैं लड़ रहा हूँ। वकील नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब ये सब चल रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग फर्जी हैं। CA/NRC के प्रोटेस्ट में भी चंदे का दौर चला था और इंटेलिजेंस की रिपोर्टें गलत नहीं हैं कि एक तरफ लोग दिल से लड़ने जा रहे थे प्रोटेस्ट, भाई संवैधानिक लड़ाई, या दूसरे तरफ चंदा करने वाले अंदर खाने चंदा भी कर रहे थे। लेकिन उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, ये समाज का एक हिस्सा है। हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो एक आदमी पार्टी के लिए काम करता है और एक आदमी पैसे के लिए काम करता है। इसी तरह आप गांव में देखेंगे कोई काम होगा सोशल, तो उसमें वो अपना निजी हित देखेगा और एक आदमी समाज का हित देखेगा। ये क्वालिटी पाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, दान दाताओं को मैं कहूँगा, जो लोग देते हैं, लेने वाले तो हज़ार हैं, लाख हैं, देने वालों से मैं कहूँगा कि जब भी आप इस तरह के मामले में दें, तो अगर किसी परिवार को मदद करनी है तो खुदा के वास्ते उस परिवार तक पहुंचकर मदद करें, ताकि सही हाथों में और सही उद्देश्य में वो पैसा चला जाए। और अगर सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर काम करना हो तो एक प्लेटफॉर्म सही सा चुनें जो रियल, जैसे एजुकेशन में हो या हेल्थ में हो या अवेयरनेस में हो, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर काम करें जहां वाकई काम होता हो, आपका पैसा सही जगह पर लग जाए। वरना अगर लग जाएंगे बिचौलिया, जो आजकल हम जैसे लोग घूम रहे हैं, उसमें आप ऑनलाइन देते रहेंगे और ऑफलाइन वो खाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं।